चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं। हम सिर्फ चुनावी नतीजों का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि हम छत्तीसगढ़ के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक अर्थव्यवस्था की परतें खोलेंगे। मकसद है डेटा के आधार पर एक ऐसा रास्ता तैयार करना जो जन केंद्रित नेतृत्व की ओर ले जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खुज्जी है कहाँ। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये एक चुनावी रणभूमि है जहां हर चुनाव में लोगों की उम्मीदें और उनकी हकीकत आपस में टकराती हैं। आज हम इसी जमीन की कहानी को समझेंगे। और ये है उस जमीन की आवाज। एक वोटर की ये बात इस पूरे विश्लेषण का दिल है। ये आवाज उन वादों और असलियत के बीच की गहरी खाई को दिखाती है। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं, ये एक तरह का जनादेश है जिसे समझने की सख्त जरूरत है। तो ये है हमारा आज का सफर। हम लोगों की आवाज सुनने से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की दुनिया में जाएंगे और वहां से होते हुए शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले लोगों की नब्ज टटोलते हैं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो खुज्जी के आम इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ लिस्ट में लिखे मुद्दे नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी का सच है। सोचिए, किसान के लिए बिजली का बार बार जाना सिर्फ एक असुविधा नहीं, ये उसकी पूरी फसल की बर्बादी और बढ़ते कर्ज का कारण है। युवाओं के लिए रोजगार की कमी का मतलब है पलायन। और जब योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचता ही नहीं, तो सरकार पर से भरोसा टूटने लगता है। तो लोगों की ये भावनाएं, ये शिकायतें वोटों में कैसे तब्दील हुई? जब लोग अपनी बात रखते हैं तो ये सिर्फ एक शिकायत नहीं होती, ये लोकतंत्र में हर नागरिक के सम्मान और उनकी आवाज के अधिकार का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब भावनाओं से हटकर उन ठोस आंकड़ों को देखते हैं जो असल कहानी बताते हैं। अब जरा 2023 के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। लगभग 83% का मतदान, ये बताता है कि लोग सिस्टम में शामिल होने के लिए कितने तैयार हैं। और 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को श्री भोलाराम साहू के नेतृत्व में एक बहुत साफ जनादेश मिला। ये जीत के आकार की एक पहली झलक है। और ये बार चार्ट कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच 16% से भी ज्यादा का फासला है। मतलब ये कोई मामूली या नजदीकी जीत नहीं थी। ये दिखाता है कि वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा एक तरफ मजबूती से खड़ा था। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। 2003 में बीजेपी की एक जीत को अगर छोड़ दें तो 2008 से कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी पकड़ लगातार बनाए रखी है। ये टाइमलाइन बताती है कि खुज्जी एक तरह से कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ, अब हमें ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। वो कौन से गहरे सिस्टम और पैटर्न थे जिन्होंने इस चुनावी नतीजे को शक्ल दी। देखिए, इस पूरे डेटा से 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। 1. कांग्रेस का लंबा दबदबा। 2. वोटरों की लगातार ऊंची भागीदारी। 3. साहू ओबीसी समुदाय का एक निर्णायक असर। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, खुज्जी जैसे कृषि प्रधान इलाके में बिजली पानी जैसे जमीनी मुद्दे हमेशा राष्ट्रीय बहसों पर भारी पड़ते हैं। देखिए, कोई भी चुनाव सिर्फ एक वजह से नहीं जीता या हारा जाता। 2 तरह की ताकतें काम करती हैं। एक जो पार्टी के अंदर की हैं, जैसे उम्मीदवार का कद और पार्टी का नेटवर्क। और दूसरी जो बाहर की हैं, जैसे राज्य में चल रही हवा या खेती बाड़ी से जुड़ा आर्थिक संकट। खुज्जी में इन दोनों ही ताकतों ने मिलकर आखिरी नतीजा तय किया। चलिए अब एक सीधा साधा हिसाब लगाते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मतलब ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, आगे मौके कहाँ हैं और खतरे क्या क्या हैं। ये किसी भी हालात को पूरी तरह से समझने का एक बहुत कारगर तरीका है। विजेता पक्ष की सबसे बड़ी ताकत जाहिर है, जमीन पर उनकी मजबूत पकड़। 2008 से लगातार सीट जीतना, भोलाराम साहू जैसा अनुभवी चेहरा और साहू ओबीसी समुदाय का एक पक्का वोट बैंक। और हाँ, राज्य सरकार की कृषि कर्ज माफी जैसी योजनाओं ने भी एक मजबूत जमीन तैयार की। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब वादे अधूरे रह जाते हैं तो नाराजगी का खतरा हमेशा बना रहता है। बिजली और योजनाओं को लागू करने में जो कमियां थी, उनसे लोगों का भरोसा कम हुआ। और आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया में कमज़ोर होना एक बड़ी कमी बन सकता है। तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या है? मौके साफ हैं किसानों और नौजवानों के असल मुद्दों पर काम करने में, लेकिन खतरे भी उतने ही असली हैं।
बीजेपी की बढ़ती ताकत और नई पार्टियों के आने से वोटों के बंटवारे का डर एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर। इस सारे विश्लेषण को, इन सारी सीखों को शासन के लिए एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए, इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये एक सोच है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के 4 पहिये समाज, राजनीति, विकास और संवाद अलग अलग नहीं चल सकते। इन चारों को एक साथ एक दिशा में चलना होगा, एक दूसरे को ताकत देते हुए। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। पहला, समाज यानी लोग हर समुदाय तक पहुंचे, खासकर युवाओं और महिलाओं तक। दूसरा, राजनीति यानी पार्टी अपने अच्छे काम का हिसाब दें। तीसरा, विकास यानी परफॉर्मेंस, जमीन पर दिखने वाला काम करें। और चौथा, संवाद यानी अपनी बात लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। जरा सोचिए, एक शिकायत निवारण दिवस, ये सरकार और जनता के बीच की दूरी को सीधे तौर पर कम करता है, भरोसा बनाता है। या फिर स्थानीय बोली में व्हाट्सएप कर संदेश भेजना, ये बात सिर्फ दिमाग तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचती है। यही है भरोसे के पुनर्निर्माण की रणनीति। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है लोगों का भरोसा जीतना और हर रोज उस भरोसे को कायम रखना। यही आगे का सही रास्ता है। और जब हम लोगों से संवाद करते हैं, भरोसा बनाते हैं, तो कुछ बुनियादी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र की नींव हर नागरिक की गरिमा और जिम्मेदार संवाद पर टिकी है। और हाँ, आज के दौर में लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना हमारे कानून के हिसाब से भी बेहद जरूरी है। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या डेटा और एक सोची समझी रणनीति के सहारे नेताओं और जनता के बीच भरोसे की जो डोर कमजोर पड़ गई है, उसे फिर से मजबूत किया जा सकता है? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।